या सो बच्चों लोग आज हम मैथ्स करेंगे टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, है ना। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है ना, तो चाबी लगाया स्टार्ट हो गया, लेकिन गाड़ी हमेशा साथ नहीं देती ना। तो आपको बेसिक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे पाना पेचकस, जैसे थोड़ा सा अपन लोगों को पंचर है तो अपन को स्टेपनी में रखा हुआ गाड़ी से चक्का निकालो, लगाना आना चाहिए, है ना। मान लीजिएगा छोटा मोटा जो भी कुछ गड़बड़ी हो गई है, हाँ, उस गड़बड़ी को ठीक करना आना चाहिए, है ना। तो वैसे ही फिजिक्स में कैलकुलेशंस बहुत लगता है। तो फिजिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स बहुत सारा लगता है। तो जब हम एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स की बात करें, तो मेरा कहना है कि भाई जितने भी बायो वाले बच्चे हैं या फिर अभी मैथ्स वाले बच्चे जो नए नए हैं, तो उनको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए ना, मैथ्स के टूल्स के बारे में जो फिजिक्स में यूज हो रहे हैं ना। तो हम पिछले 3 दिन से हम यही कर रहे हैं। तो वो बेसिक बेसिक चीजें को करेंगे, ठीक है। मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा करो, जितना जरूरत है उतना करो और बहुत अच्छे से करो, ठीक है। सो आई नो ऑल माय चिल्ड्रन आर वेरी ऑसम एंड आई नो दैट दे विल बी डूइंग इट वेरी 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 नाइसली, ठीक है। तो आज हमारा इसके पहले 2 क्लास और हुआ है, तो जिसमें हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री ना, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने सिखाया, उसकी प्रैक्टिस करवा दी। और उसके बाद हमने क्या किया था, 1 मिनट, इसकी व्यू बहुत बड़ी हो गई है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस करी थी, हाँ? और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स वगैरह किया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स करने के बाद हमने बेसिक्स ऑफ थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस और पॉइंट्स वगैरह, मतलब डिस्टेंस फार्मूला जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, और वो जो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नया चीज हमने क्या पढ़ा था जो 10th में हम लोग नहीं पढ़े थे, वो क्या था, वो हमने पढ़ा था कि हमने जो सम स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने देखा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या सीखा, लाइन का इक्वेशन कैसे होता है। देखो मैं वापस अभी आपके पास में लेके जाती हूँ, शायद याद आ जाए आपको, 1 मिनट। हमने क्या क्या पढ़ा था जो पता है, पता है तो वो पढ़ा था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ज्योमेट्री में हम किस प्रकार से चीजों को लेते हैं, है ना। तो अगर 1 डायमेंशन हुआ तो जस्ट एक लाइन बना दो। क्योंकि फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मैकेनिक्स में। हमने मोशन कहां से शुरू करी, फोर्स कहां से अप्लाई हुआ, तो कहां से रेफरेंस पॉइंट जहां से शुरू होती है ना, तो वो चीजों को हम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से लेते हैं। हो सकता है कहीं और से शुरू हुआ तो वो कहां से शुरू हुआ, तो ये बताना आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट, राइट। और अगर हमने 2 डायमेंशन का लिया, यानी प्लेन, है ना, एक प्लेन पेपर शीट ना, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ एक एक्स एक्सिस ले लो, या एक वाई एक्सिस ले लो, एक जेड एक्सिस ले लो, एक लाइन बनाना काफी होता है। लेकिन अगर आपको किसी प्लेन में लेना है तो हमको 2 डायमेंशन दिख रहा है, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स लगेंगे, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना है, तो उस चीज का आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए, ठीक है। और तीसरा, अगर अपन ने हवा में ले लिया था ना, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर चिड़िया का उड़ने का पोजीशन बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये मेरा इसके अंदर आ रहा है, मतलब हवा में आ रहा है, दैट इज 3 डायमेंशन में आ रहा है, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी नई थी, है ना, 3 डायमेंशन वाला। और उसके बाद तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हाँ, एरिया फॉर्मूला, है ना। ये दोनों तो क्लास 10 में अपन ने खूब सारा इसको किया हुआ है, तो इसको अपन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं फिर पुरानी चीज, है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, है ना। अब उसके बाद हमने लिया था कि अगर यही चीज हमने जो 2 डायमेंशन में ना लेकर के हमने 3 डायमेंशन में लिया, तो x एक्सिस को क्या लिखोगे, सिर्फ y इज इक्वल टू 0 नहीं, आप z इज इक्वल टू 0 भी डालोगे। y एक्सिस की इक्वेशन को आप सिर्फ x इज इक्वल टू 0 नहीं डालोगे, आप z इज इक्वल टू 0 भी डालोगे। जब आपने z एक्सिस को कंसिडर किया, तो इस z एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 भी होगा और y इज इक्वल टू 0 भी होगा। ये हमने आपको बताया था, ये जो नया चीज था, ठीक है। फिर पुरानी चीज में आ जाते हैं, है ना, एक नई एक नई एक पुरानी चीज मैंने रखा हुआ है आपके लिए, ताकि दोनों चीज आपको एकदम दिमाग में स्ट्राइक करते रहे। क्लास 9 पे हमने पढ़ा था, एक लाइन जो एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है मेरा, है ना। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक और लाइन लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिया।
जब मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिया, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। तो उस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस में सी से गुजर रहा है ना, तो हमेशा हर पॉइंट पर आपका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होगा। तो दिस इज y इज इक्वल टू सी, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, है ना, क्लास 10th में भी पढ़ा था जब हम लोग इक्वेशंस बना रहे थे। हो सकता है कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो पास हो रहा है पॉइंट D जो x एक्सिस में मौजूद है ना। तो इस लाइन में हर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो x इज इक्वल टू d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इन द xy प्लेन। ठीक है, फिर हमने नई चीज क्या सीखी थी, स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। कोई भी लाइन बना लो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लाइन बना, और ये जो लाइन आपका बना है, ये लाइन या तो चढ़ेगा या तो उतरेगा। एक्स एक्सिस के साथ या तो वो चढ़ा या तो वो उतरा। ठीक है, तो कितना चढ़ा भाई, कितना उतरा भाई, है ना। तो ये क्या बताएगा आपको, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द स्लोप्स, है ना। स्लोप मतलब कितनी चढ़ाई कितनी उतराई, है ना। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो भाई इसके लिए जो मेजर करने के लिए जो तरीका होता है वो है कि हमको tan थीटा निकालना पड़ेगा। देखो ब्लिंक हुआ, कर्सर ब्लिंक हुआ, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, पहले लाइन बना लिया, जो लाइन बनानी है मुझे उस लाइन को बना लिया, उस पर 2 पॉइंट लिया। कौन कौन से पॉइंट लिए, देखो कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। मैंने P का कोऑर्डिनेट क्या क्या ले लिया था, x1 y1 ले लिया था, और Q का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया था, दैट इज x2 y2 ले लिया था। मैंने यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल बना लिया, एक पॉइंट R लेकर के ऐसे। तो बताइए ये लाइन को जब मैंने एक्सटेंड किया, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, तो बोले थीटा एंगल बनाया। तो थीटा एंगल अगर ये है, तो अब ये लाइन ये लगा लो, हाँ पी आर बना लो। तो क्या पी आर भी थीटा होगा, हाँ होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका बन रहा है। tan थीटा इस एंगल का निकालो, दो एंगल्स बराबर है, दोनों का tan थीटा बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये जो येलो एंगल है ना, येलो ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ वहां पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस कर्सर में आपको येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और इस येलो वाले ट्रायंगल में मुझे tan थीटा निकालनी है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे मैम ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हमने क्लास 2 में पढ़ा था, बिल्कुल सही। ओके, तो अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ मैं कैसे निकालूं, तो परपेंडिकुलर का लेंथ निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर कितना होता है बेटा, यहाँ से जमीन से लेकर के इस पॉइंट तक y2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1। देखो यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट है ना, देखो ये वाले डिस्टेंस अपना कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू y1, तो ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा y1। तो ये वाली जो डिस्टेंस है पूरा मेरा y2 है, और ये वाला डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है ना। कॉमन सेंस की बात, सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस, साक्षी यस। यस मैम। ओके, अब आ गया आपका बेस। आपका बेस जब आ गया, तो बेस किसे लूंगी, देखो यहां से लेकर के यहां तक है ना, देखो यहां से लेकर के यहां तक x2 है, और जो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू x2 लिखा, और ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो ये वाली, ये मेरा x1 है, तो भैया मेरे को ये वाले डिस्टेंस चाहिए। ये वाले डिस्टेंस मैं कैसे लूंगी, तो बोले ये पूरा डिस्टेंस है मेरा x2, और यहाँ से डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1, बस। और क्या, अब tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आपकी परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, और बेस है x2 माइनस x1, आपने लिख दिया p by v, और आ गया चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, tan थीटा। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, स्लोप हमने निकाल लिया। इस ट्रायंगल की बात करें तो चढ़ाई हो रही है, चढ़ाई हो रही है, तो चढ़ाई हो रही है, तो एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बन रहा है, यहाँ पर क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग अप, है ना। तो यहाँ की जो स्लोप होती है वो स्लोप कैसी होगी, तो भैया ये स्लोप पॉजिटिव होगी ना, चढ़ने वाला स्लोप पॉजिटिव, राइट। तो अक्यूट एंगल tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हमने देखा है।
राइट। अच्छा, अब जरूरी है क्या कि हमेशा चढ़ेगा? tan थीटा अक्यूट हुआ तो मैंने कह दिया आपसे कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, ये वैल्यू अक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो आपने देखा कि भाई मेरे पास मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मैंने समझ लिया कि भैया ये जो लाइन है वो ऊपर ही जाएगी, चढ़ेगी। हाँ, अब जरूरी है क्या कि हर बार जो tan थीटा यानी स्लोप चढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कोई कारणवश किसी कोऑर्डिनेट के लिए ये वैल्यू आपकी घटे, ऐसा उतरे, तो स्लोप तो आपका उतरा। तो स्लोप तो ऐसे उतरा तो एंगल हमेशा याद रखना कि एंगल हमको किसके डायरेक्शन पे लेना है, एंगल हमको किसके डायरेक्शन पे लेना है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है और ऐसे मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मैं एंगल को कंसीडर करती हूँ, ये रहा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड एंगल, है ना। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से उठा करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा ऐसा घुमाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये एंगल को देखा हमने तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना। तो अगर इसका y2 माइनस y1 हमने लिया तो ये बेटा ये ऑब्ट्यूज आएगा, उतरेगा तो कमिंग डाउन, कमिंग डाउन। तो कमिंग डाउन के लिए जो tan थीटा होगा यानी कि ये जो स्लोप होगा ये हमारा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। याद आ गया? अगर पहली बार कोई अटेंड कर रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, ओके। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी स्लोप के साथ साथ कि इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन को हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन को निकालने के लिए हमने लिया है y is equal to mx plus c. What is m? m is the slope, यानी ये जो एंगल रहेगा ना उसका tan थीटा इट इज कॉल्ड एज द स्लोप m, है ना। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने x y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा, है ना। लाइन ने y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पर काटा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट। नाउ इन दिस केस इट इज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि देखो ओरिजिन के ऊपर काटा, तो ओरिजिन के ऊपर काटा तो ये आपका जो y एक्सिस से कितनी दूरी पर काटा वो आपको बता दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंटरसेप्ट है ना c, है ना, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। दैट इज इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस c। अगर स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो स्लोप है ना, सॉरी इंटरसेप्ट जो है ना, इंटरसेप्ट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इंटरसेप्ट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो आपके पास अगर उसने प्लस में काटा, देखिए मैं आपको पूछती जाती हूँ, है ना, तो आप लोग मेरे को जवाब दोगे, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर दिस, ओके। यहाँ पर m और c की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, मैंने 4 केसेस आपके लिए बना के देना है और इन चारों केसेस में आपको बताना है कि x और y एक्सिस में पहले बना लेती हूँ और उसके बाद आपको लाइन बना के दिखाऊंगी और आप आंसर करोगे कि इसमें x पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, इसमें स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। m आपकी पॉजिटिव और c का क्या हाल है? c कहां कटा, ये सी है ना, तो c आप बताइए, c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अनम्यूट कीजिए, बोलिए आप लोग। नेगेटिव। कहा नेगेटिव है बेटा, ध्यान से देखो, ओरिजिन के ऊपर ये प्लस y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है, तो क्या ये इंटरसेप्ट ऊपर बना कि नीचे बना? ओरिजिन से ऊपर तो c आपका पॉजिटिव, है ना, और ओरिजिन से नीचे तो इसका मतलब c आपका नेगेटिव। ध्यान देना, अगर एंगल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके घुमाया, अगर ये वाली एंगल एक्यूट है तो आपका m जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और ये ओरिजिन से ऊपर यानी y के पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा तो c आपका पॉजिटिव होगा। चलिए अब मैं सेकंड लाइन बनाती हूँ ना, तो अब बताइए इसमें आपका m क्या है, m आपका क्या है और c क्या है, बताइए जल्दी। m और c क्या है? चलो प्रतिका, मुस्कान, नेगेटिव। मुस्कान,
एंगल अलीबा, रितिका बताइए। लाइन में ये मेरा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। एंगल का मेजरमेंट हम कहां से करेंगे? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना ऋषि? है ना? तो यहां से उठाया, यहां डाला, तो क्या ये एंगल एक्यूट आता है कि ऑब्ट्यूज आ रहा है? बोलो जल्दी। एक्यूट। एक्यूट। तो m की वैल्यू हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना? ओके, अब c की वैल्यू की बात करेंगे। c की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके लिए? बताइए आप। c की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। ये c की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, दिस इज नेगेटिव। ओके, अच्छा, अब मैं आपके पास में ये वाली वैल्यू ऐसे ये लाइन बना रही हूँ। अब बताइए आप लोग, इसका m और c दोनों बताएं जल्दी। m और c, चलो जल्दी। m का एंगल मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को पकड़ो और लाइन तक का लेके जाओ। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है ना? ये पॉजिटिव है, देखो यहां से निकालोगे तो नेगेटिव वाला होगा, और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से उठाओ, या यहां से भी उठाओ, कोई भी एंगल से उठा लो, ऐसे करके एंगल बना लो। ये क्या बन गया? अक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। और सी की बताइए वैल्यू। सी की वैल्यू नेगेटिव। सी की वैल्यू आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है। ये वाला जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी नेगेटिव दिखाई दे रही है, ठीक है? तो सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब आइए आप ऐसे लाइन को, ये वाली लाइन में, ये लाइन में बताइए एम क्या है आपका और सी क्या है आपका, जल्दी। एम नेगेटिव, सी पॉजिटिव। एम नेगेटिव है और सी आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर समझ गए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, और यहाँ जो m रहता है ना, m जो रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्लोप कितना है, और c बताता है आपको कि वो उसने x के सॉरी y के लाइन पे, y पे उसने कितना इंटरसेप्ट ओरिजिन से लेकर के काटा, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया था स्लोप्स वगैरह के बारे में, और उसके बाद हमने ये बताया था, एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एक डॉगी और एक कैटी है ना, तो डॉगी बोलता है मैं कैटी को पकड़ूंगा, और डॉगी का जो डायरेक्शन है हमने y इज इक्वल टू x ले लिया था, और कैट का जो इक्वेशन है वो था इट वाज मूविंग अलोंग ए डायरेक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो हमको ये निकालना था व्हाट इज द पॉसिबल पॉइंट ऑफ कैचिंग द कैट, मतलब डॉग को कैच, अगर डॉग ने कैट को कैच कर लिया तो वो किस किस पॉइंट पर कैच कर पाएगा। तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू y एक इक्वेशन है और दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दोनों का पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए। कहां पर कैच करेगा? अगर पॉइंट्स कॉमन हो तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने x इज इक्वल टू y डाला सेकेंड इक्वेशन पर, और x की वैल्यू मिली +1 +2 और -2, तो y की भी वैल्यू मिलेगी +2 और -2। तो अगर पकड़ाया तो सिर्फ यही दो पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, अन्यथा वो किसी और पॉइंट्स पर नहीं पकड़ा जा सकता। दैट मींस दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स। This is application of maths in physics. Now, I'm going to write an equation and you are going to tell me what is the slope and what is the x-intercept. Now, I've got the equation y is equal to 3x plus 5. So, what is the value of m and what is the value of c? Come on. Comparing with y is equal to mx, y is equal to mx plus c, right? You're going to compare this with y is equal to mx plus c. Ritika, Sakshi, yeah, who's going to answer this? मैम M3 and C5। यस, आपको सिर्फ कंपेयर करना है, m की जगह कौन आ गया, तो m की जगह नेक्स्ट कृतिका, क्या है, कृपा है कि कृतिका? एक मिनट, ये कृपा आंसर करेगी, या कौन बता रहा है मुझे? कृपा आंसर करेगी। तो आपका सी कितना है बेटा? m तो हो गया 3, सी की वैल्यू कितनी है? मैम 5। 5 है ना? अच्छा, अब है मेरे पास, एक मिनट, कौन बताया?
साक्षी ने बताया 5। अच्छा, अब आ गया मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो अब मुझे फिर से निकालना है m और c। कैसे निकालोगे बेटा? मुझे सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो ये इक्वेशन ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने क्या करनी है, 5y को यहां छोड़ो और इसको -3x प्लस 8 डाल दो। y अकेला को यहां रखो, ये बन जाता है -3/5x प्लस 8/5। किस फॉर्म में आया? नाउ किस फॉर्म में आया? फॉर्म आ गया mx आपका plus c. y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब बताओ m की वैल्यू कितनी है? अब बताओ m की वैल्यू -3/5. -3/5 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? तो आ गया 8/5. 8/5। ठीक है। And now I got the next equation, 5x plus 4y is equal to 20. I write it in the standard form and I got this as y is equal to -5x by 4 plus 5. अच्छा, कौन बताएगा मुझे m की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है? फटाक से बताइए। -5/4. -5/4 एंड c की वैल्यू है हमारे -5/4 पास में 5 है। ठीक है, ये था हमारा पिछले क्लास का जो भी हमने रिवाइज आपको कर लिया। हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छे से दिमाग में ये वापस से रिवाइज हो गया। आज का क्या, राइट? आज की जो क्लास है हमारे पास वो है हमारा ग्राफ, जो जनरली फिजिक्स में यूज होता है वो पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, क्लास 10th में हमने बहुत पढ़ा था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में कैसे हो सकता है यूज, है ना? एपी और जेपी के बेसिक्स हम यूज करेंगे और इक्वेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं जो स्टैंडर्ड आपके पास में जो ग्राफ्स यूज हुए हैं वो ग्राफ्स को हम कैसे बनाएं। तो आप बनाएंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन वाली जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनती है? थोड़ा मैं ऊपर ले लूं इसको। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x, ये लाइन कैसे बनेगा? चलो बताओ। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, इसमें c है ही नहीं, तो x और y बराबर है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये x एक लाइन है और ये y, और ये जो लाइन है दिस इज x इज इक्वल टू y। अब कोई बताएगा मुझे ये y इज इक्वल टू x प्लस 5 किस प्रकार से होगा? y इज इक्वल टू x प्लस 5। यहां पर m की वैल्यू बताओ बेटा, यहां पर m की वैल्यू बताओ जल्दी। 1. 1 एंड c की वैल्यू 1 कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 5. प्लस 5 है ना। तो अगर ये m की मैं बात करूं ऋषि, ये m क्या है मेरा? tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोलो? tan थीटा इट इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए भैया? ये 45 डिग्रीज की होनी चाहिए और ये 5 40 काटना चाहिए, है ना? देखो ये वाली जो पॉइंट है ये c होगा ना, ये वाली डिस्टेंस मेरी दैट इज c इज इक्वल टू 5 होगा, और ये जो लाइन है मेरी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए जाएगा? तो बोले 45 प्लस होना चाहिए ना। देखो ये x प्लस है और ये x माइनस है, ये y है और ये y माइनस है। तो मैंने क्या बोला, एंगल कहां से कहां बनना चाहिए? x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पर आपको बनना चाहिए। है ना? ये देखो ये प्लस डायरेक्शन पे ऐसा गया तो ये हमारा बन गया। क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये यहाँ से इस डायरेक्शन पर आपका बन गया tan थीटा y इज इक्वल टू और x प्लस 5, है ना? इक्वेशन हमारा बन गया। अब चलो ये वाली इक्वेशन बना के दिखाओ आप मेरे को, है ना? देखो x y, अगर मैंने क्या बताया आपको, इक्वेशन जब भी हम बना रहे हैं अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो अक्यूट एंगल बेटा। और ये वाली जो दिख रही है y इज इक्वल टू mx प्लस c में, यहाँ पर m की वैल्यू 3 मिल रही है और c की वैल्यू मिल रही है -8। तो -8 कहाँ आएगा बताइए? ऊपर की नीचे? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, है ना? तो ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ से यहाँ तक का दैट इज c इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू m, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। Positive.
हाँ, तो इक्वेशन कैसे बनेगा पॉजिटिव? अगर मैंने ऐसे लाइन बनाया तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, अगर मैंने ऐसे बनाया तब तो सही बनेगा, है ना? ये जो एंगल है थीटा और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए प्लस, और ये अक्यूट है तभी पॉसिबल है, तो ये मेरा इस तरीके से जाएगा और ये इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x माइनस 8 और थीटा की वैल्यू हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेंगे तब अपन समझ जाएंगे ये अपना एंगल्स आ गया। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है बेटा? यस? Okay. Now, if the quadratic equation, if you have to draw a quadratic function, so what is a quadratic function? Quadratic function. Now, if you talk about the quadratic function, it is y is equal to ax square plus bx plus c. A, B, C should belong to the set of real number and जरूरी सबसे ज्यादा क्या है कि A is not equal to 0. अगर A is equal to 0 हुआ तो वो quadratic कहां पर? वो तो आपका लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करते हो, x और y एक्सिस बना लो और इसको तुम ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा आपके पास एक पैराबोला बनेगा। ये जो शेप है ना, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड हादी? हादी कीप योर कैमरा एट वन प्लेस एंड देन आप बैठिए, आपका बहुत ज्यादा हिल रहा है बेटा। राइट, दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार से आपका बनता है। ठीक है, ऐसा भी तो बनेगा, कभी ये ऐसा भी बनेगा, कभी ये ऐसा भी बनेगा, कभी ये ऐसा भी बनेगा, कभी ये एक पॉइंट पर टच करेगा और कभी ये इधर एक पॉइंट पर टच किया। यहां ये दोनों में क्या लग रहा है? यहां इन दोनों में इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटा, है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन तो बना, क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ करोगे तो हमेशा याद रखना पैराबोला। अगर ए की वैल्यू, यहां पर आपको कितने रूट्स दिख रहे हैं? एक्स एक्सिस को काटता है ना जो भी कर्व, तो उस पॉइंट्स को हम रूट्स कहते हैं। कितने पॉइंट्स पर कटा? ये दोनों अगर मैं कर्व को लूं तो यहाँ पर दो दो पॉइंट्स पर आपको कट रहा है। एक्स एक्सिस को कर्व ने काटा 2 पॉइंट्स पर, इसका मतलब क्या? ये ऊपर जा रहा है, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो a ग्रेटर देन 0 यानी a हमारा पॉजिटिव। 2 रूट्स आया, इसका मतलब d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये आपका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो इसमें a नेगेटिव होगा और d is also greater than 0. What is a and what is d? a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a is x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, d का मतलब जानते हो बेटा, पिछले साल किया था, b स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 तो इसके 2 रियल रूट्स होते हैं। d लेस देन d इज ग्रेटर देन 0, यहां पर भी अपन को 2 रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा तो a ग्रेटर देन 0 और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा तो a नेगेटिव होगा। ऐसा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? हमारे पास कोई रूट्स नहीं है, है ना? तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स नहीं है ना? तो इमेजिनरी रूट्स हो सकता है, रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब d इज लेस देन 0 और अपवर्ड है, ऊपर खुल रहा ना, ऊपर खुल रहा तो a ग्रेटर देन 0। कृतिका याद रहेगा, मुस्कान याद रहेगा, a की वैल्यू है ना, अगर प्लस रहती है तो ऊपर जाएगा
और a की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगा। अगर उसने x एक्सिस को नहीं काटा तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये वाला क्या है बेटा, ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला डाउनवर्ड ओपनिंग है ना, तो डाउनवर्ड ओपनिंग में a कैसा रहेगा, a इज स्मॉलर देन 0, यानी a की वैल्यू नेगेटिव, और d की वैल्यू भी क्या रहेगा, d इज आल्सो लेस देन 0 बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द एनी x एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब इसके बारे में बात करो, ये वाली पैराबोला में क्या रहेगा, कोई बता दो आंसर फटाफट, कौन बता रहा है? ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सिर्फ रूट्स मिलेगा। रूट्स मिलेगा इसका मतलब क्या है, दैट इज दोस पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कर्व ने कहां पर काटा वो पॉइंट को बताएगा, और ये पूरा फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी आपने प्लॉट किया तो वो पूरा प्लॉटिंग बनकर के कर्व आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आती है ग्राफ ऑफ अ रूट फंक्शन, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोला ही बनेगा लेकिन ऐसा। उसमें कैसे बन रहा था, अपवर्ड, ये क्या है, राइट हैंडेड ओपनिंग एंड लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। सो दिस इज द रूट फंक्शन। ओके, नाउ वी कम टू द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। So what is the equation of a circle? So whenever I talk about the equation of the circle, it all depends ki where you have the center. Now, if you have got the center which is at the origin, and I draw a circle like this, this is the x-axis and this is the y-axis, the radius is equal to say r. So the equation of the circle is x square plus y square, that is equal to r ka square. X square plus y square, that is equal to r square. But if you have got the circle who has got the center somewhere else, I don't know what the center is, I'll be giving you the center, and in that case how do I write the equation of the circle? Very interesting topic, a very interesting topic. That is, this is, suppose if I have got a circle, now the circle has drawn in the plane which is the two coordinate x and y axis, and I've got the center of the circle, and the center of the circle is having a coordinates of h comma k, right? Center c, and center c का जो coordinate है that is h comma a, माने इसको हम ले लेते हैं x1 y1, माने ये point का मुझे value मालूम है, और रेडियस भी मालूम है, the radius is equal to say r. So in that case what will be the equation of the circle? The equation of the circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square, and that is equal to r square. Now how will you find out the area of a circle? This is very important, you should remember the formula, आता है आपको, that is equal to pi r square, दिक्कत कुछ भी नहीं है, right? Repeat with me, what is the equation of the circle when center is at the origin? Center at origin, that is 0, 0, and आपको radius दे दिया है, radius is equal to r. So repeat with me, yeah, if you can, if you unmute your mic, or you can unmute your mic and speak out, x square plus y square is equal to r square. What is the equation of the circle? X square plus y square, it is equal to r square. Okay, fine. Now if I have got another circle, circle का ही equation है, circle है तो उसका एक center होता है और उसका radius होता है। सर्कल है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, पहला उसका सेंटर होता है और दूसरा उसका रेडियस होता है। अगर मुझे सेंटर पता, हमको पता है कि सेंटर कहां पर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए, दैट इज h, k, और रेडियस पता होना चाहिए r। तो उस केस में हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो निकाला वो है x minus h the whole square plus y minus k the whole square, and that is equal to r square. This is the equation of the circle, right? ओके, सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी हमारे पास में आ गया है, दैट इज x minus h the whole square plus y minus k the whole square, that is equal to r square, right? So this is the equation of the circles, and all of you know from class 3 class 4 that equation of the area of a circle, that is equal to pi r square. फॉर्मूला आपको पता है, that is equal to pi r square. इसको मैंने जस्ट रिपीट किया क्योंकि मैं अगला जो बताने जा रही हूँ वो है ellipse. Now what is the equation of the ellipse and how does the ellipse look like, right? So maybe in some times I'll be telling you what is an ellipse. Okay, now ये रहा मेरा coordinate system. Yes,
When somebody's mic is on, please put it off. Right? Pragati. Pragati. She's there? No. Yeah. Fine. So if I want to find out the area of the ellipse, how does this ellipse look like? This ellipse looks like this. The ellipse looks like this. That means it's not a circle, but it is a flattened type of the circle. This is a flattened type of the circle. The circle is the smooth, एकदम स्मूथ होता है. मेरी ड्राइंग उतनी सही नहीं बन रही है, लेकिन ये है ellipse. Right? तो आप देख रहे हो कि इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 पर ही है, और ये मेरा मेजर एक्सिस है, तो सभी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है दैट इज ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं. तो ओ है मेरा सेंटर, है ना. तो ओ ए जो है दैट इज ए, एंड ओ सी जो है वो है मेरा बी. तो इसको एलिप्स कहते हैं ना. देखो एक लंबा और एक पतला, जैसे ऐसे रहेगा तो ये भी पॉसिबल है ना. तो आपने देखा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होंगी, और इसको हम ए बोलेंगे, और जो y में जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू से b बोलेंगे. और सेंटर अगर आपका ओरिजिन पे है तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. लेकिन एलिप्स का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स? द एरिया ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर था. सर्कल का रेडियस कितना, सर्कल का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर. तो एलिप्स का दो है ना हमारे पास में रेडियस ए और बी, तो आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई ए बी. याद रहेगा. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स? तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. व्हाट इज ए? डिस्टेंस ऑफ one end to the center on the x-axis, so it is equal to a. And वही चीज distance from the origin to one of the end points on the y-axis, so it is taken as b. X square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now area of an ellipse that is equal to pi ab. Area of the ellipse that is equal to pi ab. Right? So this is the equation of the ellipse. Okay. Now we have got two और functions जिसके बारे में boys जो maths ले रहे हैं, girls जो maths ले रहे हैं, उनको बड़ी details में बताया जाएगा. लेकिन हमको physics में इसका सिर्फ और सिर्फ equation देखना है. What is the equation of the exponential functions? So whenever I say that there is an exponential functions, और इस exponential function को लेने के लिए अगर मैंने ले लिया कि ये मेरा x axis है और ये मेरा y axis है, y is equal to e to the power of x, तो ये ऐसा चढ़ेगा. This is the equation of y is equal to e to the power of x. Now अगर कोई बोलेगा कि इसी चीज का y e to the power of minus x है, तो ये उतरेगा. y is equal to e to the power of minus x, तो ये आपका उतरेगा. ठीक है. ओके. अब आ गया आपके पास में logarithm functions, right? So logarithm functions मतलब log लगा रहता है, और log के एक दिन और अच्छे से लंबा क्लास रहेगा, क्योंकि मैं अभी ग्राफ बता रही हूँ तो आपको मैं इसका ग्राफ बता देती हूँ. तो ग्राफ जो होगा y और x, so y is equal to log x to the base of a. Now a is, if it is greater than 1, so इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. ग्राफ कैसे बना इसका? चढ़ रहा ऊपर है ना. तो देखो ऐसा, यह माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ऐसे ऐसे करते 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 इसके टच करने की कोशिश करेगा, टच नहीं करेगा. ठीक है. और अगर ये ए के ऊपर में डिपेंड कर रहा है ना, सब कुछ ग्राफ का शेप किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के ऊपर में डिपेंड कर रहा है. ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और x is also greater than 0. दो चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x is greater than 0 and a is greater than 1. अगर मान लो कि मेरे पास a is lying between 0 and 1, तो यही ग्राफ आपका इस तरीके से हो जाएगा. y is equal to log x to the base a ही रहेगा, लेकिन इसका ग्राफ नीचे उतरता हुआ आएगा. देखो a की वैल्यू पर डिपेंड किया ग्राफ का शेप. जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 था तो ये ऐसा हो गया था. और अगर मान लो
कि ये a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में यानी फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है तो ये नीचे ऐसे उतरेगा, लेकिन दोनों ही केसेस में x is greater than 0 because there are so many informations, you have to learn this by heart many times, right? You have to learn this by heart many times beta, otherwise it will be a problem, right? Okay, so this is the function, this is graph function is very very important. There are so many. आज ये मैथ्स की कॉपी अलग से बना करके रख लीजिएगा, ठीक है? और फिजिक्स के 2 साल के दौरान आपको ये काम आएगा, इसको एक अच्छी जगह पे रखना और बार बार इसको रिवाइज करना, राइट? बिकॉज ये इतनी सारी नई चीजें आपके दिमाग में आ रही है और इसको जब तक आप बहुत बार नहीं देखोगे ना, बार बार देखना पड़ता है बेटा, क्योंकि अपन को लगता है अपन तो पढ़े हैं, लेकिन वो रजिस्टर हमारे पास में नहीं होता, ठीक है? तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट टिल द एंड, आई टेल यू फॉर 5 minutes, आई टेल यू एग्जैक्टली कि व्हाट यू हैव टू डू एंड यू वांट टू रिमेंबर थिंग्स वेरी क्विकली एंड वेरी नाइसली. There are certain time, there are certain methods to do it, which is a scientifically proven method. I'll be telling you all this today, right? Okay, chalo, next is we have got the log functions हो गया. अब log functions के होने के बाद में we will study about the uses of the quadratic equations, right? Now you know what is a quadratic equation. What is a quadratic equation beta? What is a quadratic equation? बोलिए. Quadratic equation is nothing, ax square plus bx plus c is equal to 0. इसको कितने तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हो? x can be done by many method. आपने सीखा है क्लास 10 में फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है ना? और उसके बाद में आपने पढ़ा श्रीधराचार्यास मेथड पढ़ा था, है ना? अब उसके बाद में फिर आपने पढ़ा था उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर. एक मिनट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो. श्रीधराचार्य का मेथड इंडियन मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है. इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? 2a, है ना? यस यस, याद आ गया ना? अब बात आती है कि आपको रूट्स कब मिलेगा? रूट्स रियल कब मिलेंगे? जब d ग्रेटर देन 0. और d क्या था? आपने बताया था मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये रूट के अंदर का नंबर, इट हैज टू बी अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0. इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर दैट मींस यू विल नॉट गेट अ रियल रूट, राइट? अब ठीक है भैया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. हाँ, क्लास 10 पे हमारे पास में एक एक्सक्लूसिव चैप्टर था, दैट वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपने खूब सारे प्रॉब्लम्स बनाए इसके, ठीक है? नहीं, अब इसको फिजिक्स में किस प्रकार से लगाया जाएगा, ठीक है? तो हमने एकदम सिंपल वाला एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इस सिंपल से क्वेश्चन में एक सिंपल सी एप्लीकेशन हम लगाने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, आपको बताया गया है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू v, दैट इज v, इट इज इक्वल टू, ये t स्क्वायर है, अगर ये ऐसा साइन लगा होगा तो स्क्वायर समझ जाना बेटा, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4. नाउ फाइंड द टाइम व्हेन द स्पीड इज 0. आपको क्या करना है? फाइंड करना है वो टाइम जब आपका स्पीड 0 होगा, है ना? तो स्पीड 0 कब होगा बताइए? v इज इक्वल टू 0. क्या करना पड़ेगा? स्पीड 0 बोल रहा है, स्पीड 0 है, इसका मतलब सॉल्यूशन v इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि t स्क्वायर माइनस 3t सॉरी प्लस 3t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. आप लगा लीजिएगा बेटा, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा. t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो t कॉमन ले लो, t प्लस 4 माइनस 1 कॉमन ले लो, t प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू माइनस 4. ये माइनस 4 टाइम कभी भी नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. मतलब गाड़ी चलती जाएगी, 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. दैट मींस after 1 second the speed will be equal to 0. खत्म. आ गया ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया और फिजिक्स का प्रॉब्लम बन गया. लेकिन अब अपने पास दूसरा v है और इस दूसरे इक्वेशन में आपके पास में क्या आया? इस दूसरे इक्वेशन में आपके पास में ये आया कि मेरे पास इक्वेशन है t स्क्वायर
plus 100 that is equal to 2 times of vt. Find the possible value of the speed in SI system of units. Possible values of the time where possible values of speed बोला है, सॉरी है ना, possible values of आपको speed निकालना है. possible values of the speed यानी रियल होना चाहिए. ये कब पॉसिबल है? जब when t is real. t is real कब होगा? जब d greater than 0 होगा. तो इक्वेशन मेरे पास क्या है? t स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 0. अब t की वैल्यू निकालो. कैसा है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2v और c की वैल्यू कितनी आ गई? 100. फॉर्मूला क्या था बेटा? माइनस b प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. और d की वैल्यू कितनी थी? d की वैल्यू थी b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. तो b स्क्वायर यानी माइनस 2v का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी की वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू मुझे कितनी चाहिए थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यानी मेरे पास आ गया 4v स्क्वायर माइनस 400 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 4 को कॉमन ले लेते हैं. v स्क्वायर माइनस 100 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यानी 4v minus 10 into v plus 10 that should be greater than or equal to 0, right? That should be greater than or equal to 0. So अपने पास में दो ऑप्शंस है ना. तो v is equal to अपने पास -10 आएगा या +10 आएगा. ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है. यहाँ लिखो प्लस माइनस और प्लस. पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से? ग्रेटर देन लेना है. तो ग्रेटर देन लेना है तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू जो है ये आपके पास में ये वाली रीजन में आएगा या ये वाले रीजन में आएगा. यानी कि आपको जो v शुड बी लेस देन -10 मीटर्स पर सेकेंड और v शुड बी ग्रेटर देन +10 मीटर्स पर सेकेंड. तभी ये पॉसिबल है कि रियल वैल्यूज आ सकती है और नहीं तो वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगे. -10 से कम हो या +10 से ज्यादा हो तभी ये पॉसिबल है इक्वेशन, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. कई लोगों को कंफ्यूजन होगा तो ये कैसे निकाला आपने? तो ये जो है दिस इज वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है. तो इनइक्वालिटीज को भी मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी. ठीक है. ओके. सो कितने लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया? आज हमने क्या किया बताओ?